मैं आता हूँ संदीप भाई आपके पास। ये जिस तरह से राजनीति में अडानी जी एकदम खुल करके सामने आ गए, या कहिए कि बीजेपी ने जिस तरह से पूरा खेल किया पिछले 11 वर्षों में, वो एकदम राजनीति जो कभी होता था कि बहुत राजनीति गूढ़ विषय है, उसको समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कब। ऐसे शरद पवार के बारे में अजित पवार ही बोल रहे थे कि शरद पवार कब कौन सा डिसीजन लेंगे, ये शरद पवार केवल जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। कई बार नीतीश कुमार के लिए भी ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार ही बता सकते हैं कि क्या डिसीजन लेंगे, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता है। ऐसी परिस्थिति में जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है, जिसको कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी, ऐसी राजनीति और अनैतिकता की राजनीति जो वो कर रही है बीजेपी पिछले 11 सालों में किया, पूरे तौर पे अनैतिक है और लोकतांत्रिक है, भारत की संस्कृति के विपरीत है। फिर फिर भी उसको डर नहीं लगता है। इसके क्या रीजन देख पाते हैं? जी, आप सभी को नमस्कार। इसका रीजन एक ही है कि ये जो नेक्सस है ना, ये जो कनेक्शन बन गया है, जैसे रंजन गोगोई और एक जिन्होंने भगवान से प्रेरणा पाके जजमेंट देना शुरू किया था, इस तरह के जज कारण है। जो सत्ता का, जुडिशरी से, पत्रकारिता से, जो डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता और न्यायपालिका। पत्रकारिता तो फॉर्मली औपचारिक रूप से पिलर नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पिलर है अनौपचारिक रूप से। तो इन चारों जो पिलर्स हैं उनको अपने हिसाब से सेट कर लेना, यही वो कारण है जिनकी वजह से ये बेखौफ हो गए हैं। लेकिन मैं फिर एक बार कहूंगा कि इनकी जो गाड़ी है वो ढलान पे है, और याद रखिएगा कि शरद पवार कभी भी नीतीश कुमार नहीं हो सकते हैं। शरद पवार इस बार कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि जो उनको जैसे कहते हैं ना कि जिस तरह से उनकी गर्दन दबा दी गई दीवार में, अंग्रेजी में जो कहावत है, जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी से उनके नेताओं को प्रताड़ित किया गया, कई नेता उनका साथ छोड़ के चले गए, बहुत खराब था वो। और केवल उन्हीं के लिए नहीं, अगर वो इधर उधर जाते हैं तो मराठी जो मानुस है वो उनको डिसोन कर देगा, ये मामला है। और मराठा समाज के एक बड़े नेता हैं, मराठाओं की संख्या है वहां पे। कुणबी मराठा भी अपने को मराठा ही मानते हैं, उनमें कोई खास उस तरह का अंतर नहीं है। वो जो व्यवस्था है उसमें ओबीसी है भले, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उनका जो अ, एक तरह का मैंने समाज में जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसी तरह का है। तो एक बड़े नेता है उस समूह के, लेकिन अगर वो टूट के जाएंगे, वो जानते हैं इस बात को कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। और बीजेपी ने उनको भरपूर, उनको उन्हें एक तरह का, देखिए ना, उनकी भतीजे की पत्नी और उनकी बेटी लोकसभा चुनाव में आमने सामने थी। बहुत मुश्किलों के दौर से गुजरे हैं वो, और उसमें वो खड़े हुए हैं। बीजेपी ने कुछ उठा नहीं रखा था, कुछ छोड़ नहीं रखा था। उनके कई नेताओं को तो बहुत प्रताड़ित किया गया, कई नेता शामिल हो गए और चले गए जो बहुत पुराने समय से उनके साथ थे। खैर, मैं कल के चुनाव के परिणाम पे भी अपनी बात रख देना चाहता हूँ, झारखंड के बारे में भी। जो कल्पना सोरेन के बारे में कहा जा रहा है झारखंड के बारे में, एक्चुअली इस बात को नहीं भूलना है, जो कल्पना सोरेन ने अनौपचारिक रूप से, मैंने जो हमारे पत्रकार साथी हैं जिनसे इंटरव्यू में कहा कि जनता लड़ रही है, हकीकत में जनता ही लड़ रही है। क्योंकि देखिए, प्लानिंग तो बीजेपी बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है बचे हैं। जैसा मैंने कहा कि इनकी गाड़ी ढलान पे है और इनको जनता ने धीरे धीरे उतार दिया। याद रखिए, प्रज्वल रेवन्ना का केस अगर कर्नाटक में 10 दिन 15 दिन पहले आता, कर्नाटक के सारे फेज के चुनाव हो चुके थे, लास्ट फेज का बचा था, तो ये सरकार नहीं होती केंद्र में, याद रखिएगा। तो वो मामला ये है कि झारखंड में देखिए बीजेपी तैयारी करती है, और तैयारी चुनाव से नहीं, मिशनरी से। अब देखिए, 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था 2024 में हेमंत सोरेन को, ये तैयारी का हिस्सा था कि उनके खिलाफ वो जमीन का 8.5 एकड़ जमीन का मामला बनाया गया। फिर ईडी ने उनके खिलाफ दिल्ली वाले घर में छापा मारा, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया, फिर उनको गिरफ्तार किया, फिर वो जुलाई में छूट के आ गए। जुलाई में छूट के आ गए, उसके बाद वो नैरेटिव बदलना शुरू हुआ है। लोकसभा चुनाव में तो फिर भी वहां की जनता को इन लोगों ने अपने हिसाब से सेट कर लिया था, जैसे भी जो इनका नैरेटिव था, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद वो डिफ्यूज होने लगा है। याद रखिएगा कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी 51 सीटों पर आगे थी, 81 सीटें हैं वहां पे।
50 सीटों पे आ गए थे, 31 पर ये थे। लेकिन उसके बाद से ही हेमंत सोरेन के पक्ष में चीजें बदलने लगी हैं और कारण उसका यही था कि उनका जो आदिवासी समूह है, उनकी सहानुभूति होना उनके साथ, उनको जो जेल भेज दिया जाना और उसके बाद लगातार इधर अडानी और सेबी और तमाम संस्थाओं के करप्शन का उजागर होना। अब देखिए हेमंत सोरेन पर भी वही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का केस बना है और वही केस गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर बना है पीएमएलए का कि वो काले धन को सफेद करते हैं कहां से? मॉरिशस में सेल कंपनीज के द्वारा। तो कुल मिला के वो उनका उनके अपराधों पर कोई जांच भी नहीं हो रही दूर दूर तक, कोई एजेंसी लगता है कि है ही नहीं इस देश में। और इधर कुछ अता पता नहीं चलता है, फिर भी पीछे पड़ के उसमें से निकाल लिया जाता है 34 लाख 35 लाख 34 हजार कुछ रुपए का 500 रुपए का मामला बना के और उनको बता दिया जाता है कि वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कल का जो चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन अगर ईमानदारी से रिजल्ट अगर होगा तो उसमें कहीं बीजेपी लड़ाई में नहीं, महायुति महाराष्ट्र में नहीं है और झारखंड में भी इसलिए नहीं है क्योंकि जो आदिवासी सीटें हैं 28 उसमें जो तमाम तरह के संगठन है, चाहे वो आदिवासियों में भी बहुत समूह है कई अलग अलग, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं, चाहे वो क्रिश्चियन आदिवासी हों, चाहे वो सरना आदिवासी हों, उसको मानने वाले आदिवासी हों, सभी एकजुट हो चुके हैं और वहाँ कई तरह के सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपको एक और बात मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि कर्नाटक में जो जबरदस्त जीत मिली थी कांग्रेस को, वो खाली कांग्रेस पार्टी की जीत थी। ऐसा भी एकदम नहीं था। वहाँ एक संगठन था जो नागरिक समूहों का संगठन था, जिसमें से व्यक्तिगत तौर पे मैं कई लोगों को जानता हूँ। इदेलू कर्नाटका, वेकअप कर्नाटका एक कॉल थी वहाँ के नागरिक संगठनों के बुद्धिजीवियों की और उन्होंने पूरे कर्नाटक में घूम घूम के प्रचार किया और कहा कि आप किसी को भी वोट दीजिए लेकिन बीजेपी को मत दीजिए। इस तरह का जनाधिकार झारखंड जनाधिकार मोर्चा और इस तरह का कई कई संगठन बने हुए हैं, उसमें कई संगठन शामिल हैं और वो प्रचार कर रहे हैं कि जिस तरह से स्टेन स्वामी को टॉर्चर किया गया, जिस तरह से लगातार वंचित समुदाय के नेताओं को, उनके लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, उसमें वो लोग जगा रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन का झारखंड में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है, हमारे साथी ने बताया, सही बताया, क्योंकि वहां जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो तथाकथित अभी भी बिना आधार के नेताओं के पास है और वही प्रदेश अध्यक्ष अभी तो बदला इन्होंने, केशव महतो को बनाया है, लेकिन कांग्रेस अपना बिना बना बनाया काम खराब मैंने किया है उसने। तो मेरा कहने का मतलब है कि आरजेडी भी अच्छा करेगी वहां पे, जेएमएम तो करेगी ही करेगी। जेएमएम याद रखिएगा इस विधानसभा में 30 सीटें थी उसके पास, उससे पहले 19 थे, उससे पहले 18, लगातार अपने को अपडेट कर रही, बढ़ा रही है, इस बार भी बढ़ाएगी। सबसे मजबूत कड़ी जेएमएम है और शायद वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी रहेगी। तो याद रखिए कि जीतेंगे ये लोग, झूठ, मैनिपुलेशन, स्लो जो ये काउंटिंग करते हैं, फिर उसके बाद जिस तरह से मैनिपुलेट करते हैं मशीनरी का, ये सब करेंगे, लेकिन जीतेगी महाविकास आघाड़ी ही। और इधर झारखंड का जो जेएमएम का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं एज है और लड़ाई कांटे की भले हो, लेकिन इनको एज रहेगा। और याद रखिए अब कहीं भी चुनाव होगा, अब बिहार की तैयारी ये लोग शुरू कर देंगे तेजस्वी के यहाँ छापे मारने से, उत्तर प्रदेश की तैयारी है अखिलेश जी के यहाँ छापे मारने से कर देंगे। कारण यही है कि इनके पास बस मशीनरी बची है, अब इनकी गाड़ी नीचे सरक गई है जनता के दिमाग से भी और राजनीति की पटरी से भी उतर चुकी है, इनके पास कुछ बचा नहीं है और ये यही सब करेंगे।